अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ को तमाम नशस्तों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो उन्हीं नशस्तों पर एक बार फिर इंतखाब करा दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और कई ऐसे अपोजिशन के लीडरान चाहते हैं कि हुकूमत वक्त और अदारों के बीच कशीदगी पैदा हो, और उनको इस बात से तकलीफ़ है, नाराज़गी है कि अदारे हुकूमत वक्त की पॉलिसी पर पाबंद हैं और उस पॉलिसी पर चल रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज़ के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कोई नुमाइंदे अब किसी अदारे के अफसर से मुलाकात नहीं करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर कॉलम लगार, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब, शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि क्या वज़ीर आज़म की इस बात में वज़न है कि आपका अगर मकसद NRO नहीं है तो आप फिर इस तरह एहतजाज का ऐलान भी ना करते? किस तरह देखते हैं जनाब? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, ज़ाहिर है इमरान खान सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं। तो जब अपोजिशन का इत्तेहाद फाइनली 2 साल बाद जो है वो किसी न किसी शक्ल में सामने आया, और उन्होंने न सिर्फ ये कि एक इत्तेहाद का ऐलान किया जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा, बल्कि एक लाइन ऑफ एक्शन भी दी कि अक्टूबर से वो जलसे और उसके बाद जुलूस और फिर इस्लामाबाद की तरफ उनका मार्च है। तो इससे पहले हमने देखा अपोजिशन बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार थी। अब भी कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, लेकिन मादी के मुकाबले में वो करीब आते हुए नज़र आए। अब इसका जो रद्द-ए-अमल आया है वो ज़ाहिर है उनके हुकूमत के वज़रा की तरफ से आया है, और फिर ख़ुद इमरान खान साहब ने इससे पहले भी बात की थी, और कल उन्होंने बड़ी मानाखेज़ गुफ्तगू की है जो TV चैनल्स के कुछ डायरेक्टर न्यूज़ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और उसमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये बात की है कि जी अगर इस्तीफ़ा देना है तो इस्तीफ़ा दे दें, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब का खेल ख़त्म हो चुका है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं तो उसे एक सियासी बयान समझता हूँ। इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर पहली चीज़ ये कि मुझे नहीं नज़र आता कि एन ब्लॉक रेजिग्नेशन होगा, लेकिन अगर एन ब्लॉक रेजिग्नेशन होता है तो इमरान खान साहब को पता है कि 2014 में ख़ुद उनकी जमात में क्या हुआ था। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन सूबाई असम्बलियों में उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा अपनी पार्टी से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्होंने ख़त्म नहीं की। तो जाहिर है जब रेजिग्नेशन, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, पाकिस्तान की तारीख में अब तक नहीं हुआ कि एन ब्लॉक रेजिग्नेशन हुआ हो। सिर्फ हमने 77 की मूवमेंट में ये देखा था कि PNA ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और उसका बॉयकॉट किया, और उसको इफेक्टिवली उन्होंने उस बॉयकॉट को यकीनी भी बनाया। उसके अलावा हमें नहीं नज़र आता कि कहीं भी एन ब्लॉक रेजिग्नेशन हुआ हो। और जब आप पार्टी के सरबराह को अपना रिज़ाइन देते हैं तो इसका मतलब ये कि वो रेजिग्नेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि रेजिग्नेशन तक बात जाएगी। सही। अब मजहर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुलाकातों की कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं, तो इससे फ़ायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है? और अगर हम 2014 के सर धरने की बात करें, उस वक्त भी मुलाकातें हुई थी, लेकिन देखा यह गया कि उसके बाद हुकूमत वक्त और इदारे के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी जो कि अब नज़र नहीं आ रही। रादर बड़ा एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। रादर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो मुलाकातें हो रही हैं, वो उनके नॉलेज में है, गोया कि उनको मालूम है कि कौन किससे मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या अनकहे लफ्ज़ों में इदारे को एक पॉलिटिकल स्पेस भी दे दी गई है और इन मामलात के अंदर वो भी अपना किरदार अदा करे, या आपको लगता है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कोई टास्क दिया उसको लेके तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल स्पेस वो मांगते भी नहीं है। अगर उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस लेनी होती है तो वो ले लेते हैं, उसमें मांगते नहीं हैं वो। दूसरी ये कि मुझे ये बताएं कि सूलर और लेटर इदारों को ये तय करना होगा कि उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या रोल है। वो
अगर ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं है, हुकूमत अपने मामलात करे, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मामलात करें, तो फिर ये तय होना चाहिए कि हुकूमत से तो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात होते हैं और होने भी चाहिए, ज़ाहिर है बहुत से नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, लेकिन सियासी जमातों का मिलना, ना सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को मुलाकात करनी चाहिए, अगर मुलाकात करनी चाहिए तो पार्लियामेंट में करनी चाहिए, और ना उन्हें बुलाना चाहिए। देखिए, ये भी इशू जो था गिलगित बल्तिस्तान का, ये भी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान एक मुलाकात होती, उसमें ये तय होता और उसके बाद आर्मी अपना जो भी इनपुट है वो वज़ीर आज़म को देती, और फिर ये वज़ीर आज़म का काम होता कि वो सियासी जमातों को, पार्लिमानी पार्टीज़ के लीडरों को बुलाएं। अब एक मुलाकात होती है, वो आर्मी चीफ और ISI चीफ उसमें मौजूद होते हैं, उसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स जाते हैं, और बादी नज़र में ये नज़र आता है कि उस मुलाकात के बारे में ये तय है कि इस मुलाकात को पब्लिक नहीं करना। इसीलिए इस मुलाकात को एक हफ़्ते तक किसी को नहीं पता था कि वो मुलाकात हुई है, नहीं हुई। अगर किसी को पता भी था तो वो ज़ाहिर है चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी उस तरह, कुछ इफ़ और बट्स में आई हैं चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें जो लीक की गई वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसके आगे जो मुज़म्मरात होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद वो साबिक़ वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं APC में, और उसके अगले दिन या 2 दिन बाद हमें ये ख़बरें लीक होनी शुरू होती हैं, और फिर शेख रशीद साहब आके उसकी तफसीलात बताते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर ये मीटिंग आर्मी की रिक्वेस्ट पे हुई थी, आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट पे हुई थी, और ये तय हुआ था कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगी, तो इसको इस पैराए में ऑन द रिकॉर्ड ला के अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप या पार्लिमानी पार्टी के लीडरशिप्स को डिफेम कर रहे हैं किसी तरह, तो उसका और भी तरीका था। जैसे ज़ुबैर साहब की मुलाकात है, ज़ुबैर साहब की मुलाकात में जो वाज़ेह है कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात में अगर ISI चीफ भी मौजूद थे, और उस मुलाकात के बारे में DG ISPR भी पब्लिकली ये कह रहे हैं कि उसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के केसेस की बात हुई थी, तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए। मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ज़ुबैर साहब की जस्टिफिकेशन को जस्टिफाई कर रही है, और ज़ुबैर साहब जो बात कर रहे हैं उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ुबैर साहब ने जो मुलाकात की वो उनकी प्राइवेट मुलाकात नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट मुलाकात में ISI चीफ की प्रेजेंस समझ से बाला तर है। तो उस मुलाकात के बारे में तो बिल्कुल DG ISPR ने ठीक किया कि उन्होंने बताया अब ज़ुबैर साहब और मुस्लिम लीग नून जाने। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात प्योरली जो है वो आर्मी चीफ की दरख्वास्त पे हुई है, जो अब तक सारे पार्लिमानी लीडर कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो फिर ये मुलाकात को लीक करना और इसके साथ जोड़ना, ये मेरा ख्याल है ये अनफॉर्चुनेट है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में मुलाकातों का सिलसिला सीक्रेट भी रहा है, सियासी जमातें भी इसकी ज़िम्मेदार हैं, सियासी रहनुमा भी ज़िम्मेदार हैं इसके, लेकिन साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में माजी में हमने देखा है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग में उनका नाम आता रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नाम आता रहा है, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने में उनका नाम आता रहा है। तमाम पार्टी लीडरान की मुलाकात अस्करी क़ियादत के साथ गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर, और आप जानते हैं सर कि जो बात की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत फ़राहम किया जाए और आइन में तरमीम लाया जाए। अब माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए सर, ये कितना तारीख़ी कदम है गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की चाहत की रोशनी में। बहुत देर से ये कहते आ रहे हैं कि अब हमें भी सूबा बनाया जाए। किस तरह देखते हैं मज़हर साहब? देखिए, वही चीज़ है कि अगर आपने ये तय करना है तो ये तय तो पार्लियामेंट में करना है ना जी। पार्लियामेंट में आप इसको डिबेट करें, चाहे इन कैमरा डिबेट कर लें। अगर इसमें बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिसकी सेंसिटिविटी हम सब समझते हैं, तो इसको इन कैमरा होना चाहिए था। इन कैमरा होना चाहिए था, या प्राइम मिनिस्टर को खुद आके इसमें ब्रीफिंग देनी चाहिए थी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट और आर्मी का एक रिलेशनशिप समझ में आता है।
उनको उनको उन्हें ब्रीफिंग देनी चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर का ये काम था कि वो आके पार्लियामेंट में चाहे इन कैमरा सेशन करते या वैसे डिबेट करना चाहते, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने आइन में तरमीम भी करनी है तब भी तो आपने पार्लियामेंट में ही जाना है। तो अगर हर काम पार्लियामेंट में होना है तो ये काम पार्लियामेंट से बाहर क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव तो अनफॉर्चुनेट है। प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट कि जी हाँ मुझे तो पता था कि उनकी मुलाकात हुई, तो आपने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? आपने क्यों नहीं मुलाकात की? आप जो है वो नेशनल इश्यूज पे क्या आप अपने सियासी इख्तलाफात, क्या वो गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे जाके आपसे मुलाकात में अपना एनआरओ मांगते? और अगर मांगते तो आप मना कर देते। लेकिन मेरा ख्याल है जिस स्पेस की आप बात कह रहे हैं वहाँ मुझे नज़र ये आ रहा है कि बहुत से मामलात में हुकूमत जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल बरमला अगर ये कहते हैं कि जी अपोजिशन इस्तीफा दे दे तो मैं बाई इलेक्शन करा दूंगा, हालांकि उन्हें भी पता है कि अगर एन ब्लॉक रेजिग्नेशन हो जाएगा तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल केओस हो जाएगा। इतना आसान नहीं है कि पूरी अपोजिशन रिजाइन कर दे और आप बाई इलेक्शन करा के अल्लाह खैर सल्ला। 2014 में देख लिया था, आप करते ना रिजाइन, आप खड़े रहते रेजिग्नेशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक। और दूसरा मजहर साहब, इनफैक्ट अगर देखा जाए मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयानिया सर वो डेवलप कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो बैकडोर से तो कहीं वो अभी तक भी उसी पुरानी पॉलिसी पे एक तरह से अमल पैरा हैं। जुबैर साहब की कई मुलाकातें, अब कुछ तो नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि जुबैर साहब से ये पूछा जाए कि पिछले साल कितनी मुलाकातें वो करते रहे हैं, तो एक तरफ तो वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद वो मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन अब वो इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वो खालिसन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर गए या यहाँ पे भी उनको थोड़ी बहुत कंसेशन दी गई। तो मैं सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह का बयानिया उन्होंने डेवलप किया है, उससे तो एक इदारे को वो चार्जशीट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी इदारे के बारे में इतनी बड़ी चार्जशीट लेके आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट कोई आपके पास कोई एविडेंस तो होनी चाहिए, वरना तो आप लोगों को तासुर दे रहे हैं कि शायद इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है वो एक इदारे की तरफ से हो रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि एक को बयानिया ज्यादा मुनासिब नहीं है एक ऐसे शख्स के लिए कि जो 3 बार इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो? देखिए नवाज शरीफ साहब की तकरीर को एक तरफ रख देते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। मुझे आप बताएं कि 2018 के इलेक्शन से पहले और 2018 के इलेक्शन के बाद क्या खबरें चली हैं हमारे मीडिया के अंदर। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी या तो आसिफ अली जरदारी साहब पे डाली गई, और आसिफ अली जरदारी साहब का भी वो रोल उसके बाद आया जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की, उसके बाद वो दुबई जाना पड़ा उनको। फिर आके जो उन्होंने रोल प्ले किया वो ज़्यादा एंटी PMLN रोल था उनका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से वो हर्ट थे। वो समझते थे कि 2015 में कराची ऑपरेशन में नवाज शरीफ साहब ने उनके दोस्तों डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर को गिरफ्तार करवाया था, हालांकि नवाज शरीफ साहब उसकी तरदीद करते रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं था डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी। और हकीकत भी यही है कि नवाज शरीफ साहब के इल्म में वो बात नहीं थी। चौधरी निसार ने उस बात को छुपाया, बाद में वो बात और ख़राब होगी। लेकिन इसका ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमें नज़र आया 2018 के इलेक्शन में। आप कराची के इंतखाबात देख लें कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर हमें नज़र आते हैं। तो हुकूमत जिस अंदाज में बनाई गई वो हमें नज़र आता है कि उसमें इलेक्शन एक तरफ, लेकिन उसके बाद वो मेजॉरिटी चूँकि नहीं आ सकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, लिहाजा आपने PMLQ आप चौधरी बिरादरान पिछले 1 साल से इमरान खान से टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हैं। लेकिन अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही से बात करें तो वो इमरान खान के बारे में बिल्कुल एक मुख्तलिफ व्यू रखते हैं, उस्मान बुज़दार के बारे में बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू रखते हैं। उनके उस्मान बुज़दार के बारे में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इमरान खान के बारे में उनके बड़े सख्त व्यू हैं। और पिछले दिनों जो नैब के केसेस खुले थे वो भी वो समझते हैं कि इमरान खान के कहने पर खुले थे। वो केसेस अब बंद हो गए हैं, इसलिए PMLQ खामोश हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में आज भी पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज के पास उतना नहीं है। आज भी डिसीजन मेकर मज़हर साहब इसी पे, क्योंकि हमारा वक्त ज़रा कम हो रहा है तो वक्फा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे हिंदुस्तान में इंतहाई तशवीशनाक वाक़या जो देखने को मिला। राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू फैमिली को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक बहुत बड़ा हिंदू शहरियों का एहतजाज भी हमने देखा। डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में दाखिल होके इस इंतहाई बेदर्दी और इंतहाई तशवीशनाक वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए, जिस तरह आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रामेश कुमार साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि जो बार बार बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में एक शिद्दत पसंद मंसूबा है जो कि अब ना सिर्फ पावर में आ गया है, लेकिन उसके कोई इस तरह के हिंदू मुसलमान बारीकियों पर नहीं वो महदूद, उससे आगे बढ़कर, क्योंकि एक कौम परस्त, एक नेशनलिस्ट और एक एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट है, आपको इस तरह के वाक़यात भी अब नज़र आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, पहले तो मुझे दुख होता है कि किसी मुल्क की रियासत का सरबरा वो इस किस्म की हरकत करे जहाँ पे उसकी प्रजा जो है वो इनसिक्योरिटी फील करे। इंडिया एक बहुत बड़ा सेक्युलर कंट्री था। इंडिया के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख का कोई वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं था। एक तो जो इन्होंने बिल जो पास किया वो एक इनसिक्योरिटी वो हो रही है वहाँ पे लोगों को, मगर मुझे उससे ज्यादा जो है वो इशू है पाकिस्तान डैशिंग का, कि हर वक्त इलेक्शन हो। मैंने भी 18 साल मुझे यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो गए, मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा, मगर मैंने कभी परवेज मुशर्रफ को या आसिफ जरदारी को या नवाज शरीफ को या खान साहब को, किसी को ये नहीं कहा कि हम इंडिया से बदला लेंगे। इलेक्शन जब भी होती थी यही एक नारा होता था कि हम इंडिया के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ पुरअमन तल्कात आगे बढ़ाएंगे, खिते के अंदर अमन लेके आएंगे और तरक्की करेंगे। मगर वहां पे इलेक्शन होती है तो पाकिस्तान डैशिंग, और लोगों को बेवकूफ बना के बुला के फिर ये कहा जाए कि आप ये जासूसी करें तो ठीक है, वरना उनको कत्ल किया जाए। अगर मेरी जो डिमांड है वो बिल्कुल क्लियर है। इंटरनल पॉलिसी से मुझे कुछ नहीं है कि इंटरनली वो क्या करते हैं। जब ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, इंटरनेशनल ट्रीटी क्या कहती है? आज इंटरनेशनल दुनिया खामोश क्यों है कि अगर ये 11 हिंदू लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा, मगर अगर इनमें से एक भी अगर ब्रिटिश या अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर होता, क्या उनकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाती या नहीं दी जाती? हम ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए, कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन से उनका राब्ता हो, FIR कापी शेयर करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, कातिलों को गिरफ्तार करें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर हो और पता चले कि इन लोगों का ये हाल क्यों किया गया। देखिए ना, कहते हैं सुसाइड हुआ। अगर सुसाइड हुआ तो फिर आपको खौफ किस चीज का है? 11 लोग जो है, ऐसे तो कोई नहीं मांगेगा कि 11 लोग एक घर के जो है वो इस तरीके से सुसाइड कर लेंगे। ये मुमकिन है? नो, नहीं मुमकिन। तो ये इस तरीके से बेवकूफ लोगों को नहीं बना सकते। हमारी मैंने फिर भी डॉक्टर साहब मैंने देखे आपने बड़ा भरपूर, हमारी हिंदू बिरादरी ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया डॉक्टर साहब, और आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, जैसे असद भी कह रहा था कि भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी क्या, लेकिन बड़ी बेहिसी दिखाई गई वहां पे कि आपकी जो याददाश्त है, इनफैक्ट जो करारदाद मुजम्मत थी आपकी, वो भी वसूल नहीं की गई। लेकिन जो आप खुद फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग कहीं यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर होते तो शायद दुनिया का रिस्पांस कुछ और तरह का होता। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 11 लोग मारे गए वहां पे, बेगुनाह लोग मारे गए, तो अगर ये लोग यकीनी तौर पे किसी और मुल्क के होते तो शायद अब तक ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हो चुकी होती कि भारत एक बड़ा गैर महफूज मुल्क है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो आप दुनिया का रिस्पांस कैसे देख रहे हैं, और क्या आप यूरोपियन कैपिटल्स को जो इंपॉर्टेंट है, फिर अमेरिका, वहां पे भी खतूत लिख रहे हैं ताकि उनको भी आगाह किया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर मजहब के नाम पे क्या कुछ हो रहा है? मैं आपको बताऊं, मजहब के नाम की बात नहीं है। बात सिंपल में ये है कि किसी मुल्क के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, मैं उस चीज को इतने नहीं जाता हूं। मैं जानता हूं कि भाई कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मैटर है, आप उधर आर्टिकल 35, 37, 370 करके
उनकी आवाज़ को दबाएं। क्या ये हिंदुइज्म में लिखा है? नो। क्या ये इंसानियत सिखाती है? नो। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? नंबर वन। नंबर दूसरी चीज़ ये कि आप इंटरनेशनल सिग्नेटरी, आप यूएन के सिग्नेटरी हैं या नहीं है। अगर आप सिग्नेटरी हैं तो आप उनको फॉलो करें, आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को फॉलो करें। क्या लेके जाओगे? आदमी वही लेके जाएगा जो अच्छे। आज भारत की हुकूमत के हवाले से बात की जाए, जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है, जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तो उसको उतनी रेस्पेक्ट के साथ ही नाम लेते हैं जैसे हम कायद-ए-आज़म का नाम लेते हैं कि भाई कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और वहां पे इन महात्मा गांधी ने इस तरीके से किया, मगर उनके साथ क्या हुआ? तो ये ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं हुक्मरान? हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मगर जब रियासत, अच्छा बात की गई, मुझसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है हिंदू कम्युनिटी के साथ। मैंने कहा 5% एलिमेंट्स यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियासत की। क्या रियासत प्रोटेक्शन दे रही है? इतना बड़ा हमारा एहतजाज था, इतने हजारों के हिसाब से काफिले थे, कितनी हमें सिक्योरिटी दी गई, कितना डिसिप्लिन के साथ हम रहे, मगर फिर भी सुबह से लेके रात तक पूरे ऑफिसरान चौकस ये वो। मतलब मैं समझता हूँ रियासत को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। और अगर वहां पे कोई ऐसा एहतजाज हो, कोई डंडा लगाए, यहाँ तो कोई डंडे वंडे नहीं चले। हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर हुए, जरूर उनका फर्ज था, हमारे लिए रुकावटें जरूर डाली, मगर हमारा मकसद ही ये था कि हम करारदाद खुद इंडियन हाई कमीशन को दें। मैं गया हूँ, मैंने खिड़की के अंदर वो जो स्टाफ सेक्रेटरी बैठा था उसको भी दी, मगर मैंने बाहर यादाश्त के लिए कि दूसरी एम्बेसीज भी देखे, इस वजह से मैंने बाहर गेट के ऊपर भी चिपकाई कि वो सुबह देखे कि यहाँ पे पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है कि आप उनको एक्सेस दें, आप उनको एक्सेस दें, हमारी एम्बेसी को। हमारी आज भी इनकी, मैं आपको बताऊं, इनकी बहन यहाँ से गई नहीं है, मेरे पास है अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में, कह रही है कि नहीं, मुझे अभी भी इंसाफ चाहिए। और मैं कल दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी मैं अपनी स्टडी जो है वो जाहिर करूंगा कि आगे मेरी प्लानिंग क्या है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जिसके खिलाफ पाकिस्तान बहुत देर से जद्दोजहद कर रहा है, मजहबी इंतहा पसंदी, जिसके ज़रिए हमने देखा कि रियासत पाकिस्तान ने कई साल एक इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, लेकिन अभी भी जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान, नैक्टा और मुख्तलिफ इस तरह के अदारे और कौमी प्लान के बाद ये जो मसला है उससे अभी तक पूरी तौर पर हम निजात हासिल नहीं कर पाए। हमारे साथ इसी पर एक्सट्रीमिज़म एक्सपर्ट तोहा कुरैशी साहब हैं। तोहा साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, आप हमसे बेहतर जानते हैं, पिछले 2-4 माह आपने देखा होगा एक बार फिर एक स्पाइक आया है फ़िरका वारियत में और फ़िरका वराना नफ़रत फैलाने में। इस्लामाबाद में भी कई इस तरह की जो कलादम तंजीमें थीं, उन्होंने इस तरह की तकरीरें की, जिससे एक बार फिर अक़लियतों ने भी तशवीश का इजहार किया। तो किस तरह देखते हैं जनाब, ये जो एक्सट्रीमिज़म है इसका मुकाबला किस तरह किया जाए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है जिसको इंटरनेशनल तराजू में ही हमें तोलना होगा। उसी तनाजुर में हमें इसको एनालाइज करना होगा कि बैनुल अक़वामी तौर पर इंतहा पसंदी बढ़ी है, लोगों के रवैयों में इंतहा पसंदी बढ़ी है। आप अगर इंटरनेशनली जो वर्ल्ड लीडर्स हैं देख लीजिए, अमेरिका में पॉपुलिस्ट वोट्स को लेने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, ऐसे रवैये पैदा किए गए कि वो लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। इसी तरह यूरोप में भी देखिए, बल्कि बरतानिया में अगर आप देख लें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी
गुफ्तगू की, जिसको हम यूँ समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का उसमें इजहार था और मुसलमानों के खिलाफ यहाँ भी इंतहा पसंदी हुई। बहुत सारी मसाजिद पर हमले हुए, बहुत सारे मदरसों पर हमले हुए, मुसलमान मर्दों औरतों पर हमले हुए। अब अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो जो हमारे हमसाय मुल्क में हो रहा है, हिंदुस्तान में जिस तरह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह मसाजिद पर, मदारिस पर हमले हो रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ, म्यांमार में हुआ, अब इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि सेफेस्ट हेवन है। इसलिए पाकिस्तान में अगरचे पिछले कई दहाइयों से इंतहा पसंदी को मैं सर एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। शिराजी साहब, सेम क्वेश्चन जनाब। आपने देखा पिछले कुछ साल हमने किस तरह इस मसले में मज़ीद हम फंसते रहे, फिर उसके बाद मुल्क भर में एक सेंटिमेंट हुआ कि हमने मुकाबला करना है, अदारों को मजबूत करना है, एंड वी हैव टू टेक दम ऑन ऑल फ्रंट्स। लेकिन एक बार फिर आपने देखा वही सेक्टेरियन जमातें, वही इश्तियाल अंगेज तकारीर, वही नफरत, सर उसमें नफरत में इजाफा आपने देखा। इससे पूरी तौर पे किस तरह काबू पाएं शिराजी साहब? मेरा ख्याल में हमारे यहाँ जो है वो असल तरजीहात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल में हम कुछ और चीज़ों को तो अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं, लेकिन ये मसला यकीनी तौर पे किसी मुल्क के पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक के लिए, खुलूस की सलामती के लिए बहुत बड़ा एक इशू है। उसे शायद वो तरजीह माजी में नहीं दी गई बदकिस्मती के साथ कि जो दी जानी चाहिए। और यकीनी तौर पर अगरचे एक हसास मसला ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको इसकी हसासियत की बुनियाद पे नज़रअंदाज करते रहेंगे या अपनी तरजीहात बदलते रहेंगे तो ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। बहरहाल इस मसले को देखना पड़ेगा और इससे जुड़े जितने भी फरीक हैं उनको भी एंगेज करना पड़ेगा ताकि इसमें कहीं से तो शुरुआत हो। अगर इस मामले पर रियासत या तो बिल्कुल खामोश रहे या इसे कहीं नज़रअंदाज करे तो मैं नहीं समझता कि इस तरह इस मसले को आप हल कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी खराबी हमारे यहाँ तरजीहात की है और उसके साथ इससे जुड़ी हसासियत है, और यही वजह है कि मेरे ख्याल में जो रियासत पाकिस्तान है और उसके जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, पार्लिमान हो या दीगर, वो शायद थोड़ा सा एतराज़ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वॉल्केनो है कि अगर आप इसको अनएड्रेस छोड़ेंगे तो ये किसी वक्त भी रियासत को बड़ी बुरी तरह मुतासर कर सकता है। तो इस मामले पर हमें बड़ी संजीदगी के साथ बैठना चाहिए और उन लोगों को जो अब तो खुद कल भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब मिले हैं कुछ सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा है कि बैरूनी कुछ ताकतें हैं कि जो इन लोगों को बतौर आलाकार इस्तेमाल कर रही हैं और पाकिस्तान में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो एक तो ये कि उनको पूरी तरह बेनकाब करना चाहिए ताकि लोगों के एंड पे एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि चीज़ें कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। जनाब ये तो बात बजा है, विकीलीक्स में तो बयान किया हुआ है और पूरा दिया हुआ है उन्होंने कि माली मुआवनत आपको कहाँ कहाँ से आ रही है और इन कलादम तंजीमों को कहाँ कहाँ से आ रही है, और उसमें पाकिस्तान के कहने को भाई ममालिक शामिल हैं और इन ग्रुप्स की उसी तरह फिर वो उसको फंड करते हैं और उनको आगे लाते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ है शिराजी साहब, और वो ये है कि शायद इनकी बर्दाश्त अभी भी है, शायद माशरे में इनके साथ जो एक तरह से एक हमदर्दी से उनके बारे में बात की जाती है वो अभी भी बरकरार है। और ये एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है इस चीज़ को सामने रखते हुए कि फ़िरकावारियत में, मजहबी इंतहा पसंदी में पाकिस्तान कितना कुछ खोया है और कितनी ज़्यादा बेगुनाह जाने गई हैं इसी से नफ़रतों की तसलसल में। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए जनाब आपने देखा कि पिछले भी जो आपके इंतखाबी मुहिम थे तब आप इन कलादम तंजीमों के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करते थे, इनके लीडरान के साथ बैठा करते थे, उनको नॉर्मलाइज करते थे। इस बार भी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनका वैसे ताल्लुक़ शायद होना नहीं चाहिए, लेकिन जो डीसी साहब थे जो स्टेज पे बैठे थे एक और बैंड आउटफिट के साथ, जब आप स्टेज पे बैठते हैं शिराजी साहब, उनका कहना तो यही था कि मैं गया था सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं उन पर मैं देखने गया था अमल दरामद हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब आप स्टेज शेयर करते हैं या स्टेज पे बैठते हैं किसी और के साथ, तो एक तरह से आप ना तो उनके बयानिए को तस्लीम भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से ये एक इंडोर्समेंट होती है, वरना आप उस स्टेज पे बैठते ही ना। और ये एक बहुत बुरा पैगाम भेजता है लोगों को कि ये तंजीमें हैं और ये जो तंजीम जिस तरह की बात करते हैं उनका जो एजेंडा है इसको शायद नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। क्यों शिराजी साहब?
सही सही दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में तोहा साहब जी अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे जब यूरोप ने इस सारे मामले को रिलीजन के साथ जोड़ा तो क्या हम ये कहने में हक बजानिब नहीं है कि ये भी बुनियादी तौर पे एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के लिए एक टूल के तौर पे यूज हुआ? तोहा साहब आप हमारे साथ हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो इस मामले को क्या कहते हैं, किसमें हम कहीं ना कहीं उन तरक्की याफ्ता ममालिक को, उन ममालिक को भी हम जिम्मेदार करार दे सकते हैं कि उनके रवैये ने भी बुनियादी तौर पर इंतहा पसंदी को फरोग देने में किरदार अदा किया है? जी शाहिद साहब, ये बड़ा ही एक अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, इंतहा पसंदी यहाँ पर भी बदरजा तुम मौजूद है। आप ये देखिए कि हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड जो हमारा चौथा सूबा कह लें आप, जिस तरह इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी एक अलहदा हिस्सा है हमारा, लेकिन वो यूके का एक हिस्सा बन जाता है। वहां पर अभी भी 16-16 फुट ऊंची दीवारें हैं कि प्रोटेस्टेंट या चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले वो कैथोलिक्स के इलाके में नहीं जा सकते, कैथोलिक्स चर्च ऑफ इंग्लैंड के इलाके में नहीं जा सकते। इतने पुलिस, इतने फौजी, इतने सिविलियन मारे गए हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर, मेनलैंड के अंदर इतने धमाके हुए कि बस उसकी अल्लाह पनाह दे। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं ना जी, वहाँ कोई रिहेबिलिटेशन सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सिस्टम ऐसा है, मैं खुद रिहेबिलिटेशन जो टेररिज्म एक्ट के तहत अरेस्ट होते थे, उनको सजा हो जाती थी, उनको खुद रिहेबिलिटेशन हम करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान के सीनियर अफसरान यहाँ पर आए। हमारा वक्त थोड़ा सा कम हुआ चाह रहा है। बहुत शुक्रिया तोहा साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।